औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 524 लेक्चर 18 रेटरिक एंड आर्गुमेंटेशन। रेटरिक किस चीज़ को कहते हैं? रेटरिक का मतलब होता है कि हम किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ऑडियंस को परsuade करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। फिर हम लैंग्वेज में डिफरेंट मेटाफर्स यूज़ कर रहे होते हैं, लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक तरीके से यानी इस तरह से ऑर्गेनाइज किया होता है कि ऑडियंस को मोटिवेट किया भी जा सके। डिस्कोर्स को स्ट्रक्चर जो किया होता है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज के तहत होता है। अब यहाँ पे कैन पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। इनका कहना था कि चाहे हम एंशिएंट जो रेटरिक है उसकी बात करें या जो मॉडर्न रेटरिक है उसकी बात करें, दोनों ही क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चाहे हमारे पास जो डिस्कोर्स है वो स्पोकन हो या रिटन हो, दोनों सूरतों में ये एक इम्पॉर्टेंट टूल के तौर पर काम करता है। क्लासिकल रेटरिक में यहाँ पे इन्होंने एरिस्टोटल का बताया हुआ है कि उनका जो काम है उसे यानी एरिस्टोटल एक की फिगर के तौर पे जाने जाते हैं और उनके मुताबिक जो उनके जो टॉपिक है ना, अभी भी जब ह्यूमन थॉट को स्टडी किया जाता है तो उनके जो टॉपिक्स है और उनका जो रेटरिक का कॉन्सेप्ट था वो एक माइलस्टोन के तौर पे काम करता है और उन्होंने थ्योरी ऑफ आर्गुमेंटेशन दी थी। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, 3 टाइप्स ऑफ प्रूफ। सबसे पहले जो रेटरिक में चीज़ होती है वो होते हैं लोगोस। लोगोस का मतलब होता है कि जो आर्गुमेंट्स हैं रेटरिक में, डिस्कोर्स में, हमारे पास टेक्स्ट में, वो लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है। एथोस में हम ये देखते हैं कि करैक्टर जो स्पीकर होता है उसकी क्रेडिबिलिटी को देखते हैं हम, उसमें हम उसके करैक्टर को जज कर रहे होते हैं कि वो रिलायबल है या नहीं। पैथोस में उसमें हम देखते हैं कि ये डिस्कोर्स किस तरह से ऑडियंस को उनके लिए अपीलिंग है, यानी उनके इमोशंस का जिक्र होता है इसमें पैथोस में। अब यहाँ पे इन्होंने मॉडस बार्बरा का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। इसमें ये कहते हैं, इसमें लॉजिकल रीजनिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि इफ़ ऑल A आर B एंड B आर C देयरफॉर ऑल A आर C। अगर तमाम जो A हैं वो B हैं और तमाम B C हैं तो इसका मतलब है तमाम A B C ही है। ठीक है। फिर इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को आगे इस तरह से बयान किया है कि अगर तमाम इंसान जो है वो मोर्टल हैं और जो ग्रीक्स हैं क्योंकि वो भी इंसान है तो इसलिए वो भी फ़ानी है। तो इन्होंने इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को बयान किया हुआ है। अब यहाँ पे टॉपोज एक इम्पोर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है कि किसी भी डिस्कोर्स के अंदर जो कॉमन आइडियाज़ या थीम यूज़ होते हैं ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए, द टर्म टॉपोज कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस टू फाइंड आर्गुमेंट्स एंड गारंटी विच ग्रांट्स द प्लॉजिबिलिटी ऑफ द स्टेप फ्रॉम आर्गुमेंट्स टू कंक्लूजन। फिर यहाँ उन्होंने एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, ये आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि हम लैंग्वेज को अपीलिंग बनाने के लिए और ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए हम मेटाफर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, तो एरिस्टोटल का मेटाफर के बारे में क्या कहना था? Aristotle suggests using something beautiful as a source domain of metaphor and gives the advice that metaphor should be neither ridiculous nor unclear। तो यहाँ पे इसने मेटाफर क्या होते हैं और एरिस्टोटल के मुताबिक मेटाफर क्या चीज़ है उसको इसने डिस्क्राइब किया है। मेटाफर इज said to create a kind of intellectual pleasure in the audience because it offers some cognitive surprises। क्योंकि जब हम चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, तो उसमें क्योंकि हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है न्यू रेटरिक। द फिलोसोफर पेट्रस रामस सजेस्टेड दैट रेटरिक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द थ्योरी ऑफ स्टाइलिस्टिक टेक्निक विच फाउंड मैनी फॉलोअर। तो यहाँ पे रामस का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। इनका ये कहना था कि जो रेटरिक है ये सिर्फ स्टाइल को स्टडी करता है, यानी इसमें आर्गुमेंटेशन को इग्नोर किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवाइवल ऑफ रेटरिक वाज डिवेलप्ड बाय द बेल्जियन फिलोसोफर कैम्पर एलमन। तो ये आप लोग लाइन हाईलाइट कर ले, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बताया हुआ है लूसी का। उन्होंने यहाँ पे ये बात जो है इस पे फोकस किया था कि अगर हम मैथ और यानी फॉर्मल लॉजिक से आउटसाइड होके देखें तो जो आर्गुमेंटेशन है उसमें कोई लॉजिक का या कोई प्रूफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो न्यू रेटरिक था उसमें रिलेटिविज्म को इग्नोर यानी उसको अवॉइड किया गया और यूनिवर्सल ऑडियंस पे फोकस था। अब यूनिवर्सल ऑडियंस क्या है? यूनिवर्सल ऑडियंस को उन्होंने कहा कि वैसे तो डिफ़िकल्ट है उसको डिफाइन करना, लेकिन इसका मतलब था कि अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब्ड एज द टोटलिटी ऑफ ऑल नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो यानी ये नहीं था कि जो लोग सोचते हैं वो ही सही भी हो। ठीक है। तो यूनिवर्सल ऑडियंस का मतलब था कि जिनसे डायरेक्टली मुखातिब हुआ जा रहा है, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं थी। न्यू रेटरिक मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ आर्गुमेंटेशन इज इट्स मोनोन्यूमेंटल
टाइपोलॉजी ऑफ आर्गुमेंटेटिव स्कीम्स। तो इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ कि न्यू रेटरिक का और फोकस किस चीज़ पे था, और इसमें फिर इन्होंने इस चीज़ पे भी रोशनी डाली है कि जो एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट थे उन पे भी दोबारा फोकस किया गया। और टाइटेकिया डू नॉट एस्टैब्लिश अ जनरल मॉडल ऑफ आर्गुमेंटेशन एंड दे डू नॉट प्रेजेंट देयर आर्गुमेंट स्कीम्स एक्सप्लिसिटली। फिर इन्होंने जो है ना इसकी एक टाइपोलॉजी की वीकनेस यहाँ पे बताई हुई है, तो ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी आर्गुमेंटेशन थ्योरीज। इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स के थ्योरीज बताई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रिटिश फिलोसफर स्टीफन टॉलमैन, इनका जो मॉडल था उसका नाम था मॉडल ऑफ आर्गुमेंटेशन, और ये इन्होंने अपनी किस बुक में इंट्रोड्यूस करवाया था, द यूजेस ऑफ आर्गुमेंट। टॉलमैन का जो मॉडल था वो बेसिकली एवरीडे की जो आर्गुमेंट्स हैं उनको एनालाइज करता है, और इनका ये कहना था कि जो फॉर्मल और लॉजिक आर्गुमेंट्स होते हैं और जो एवरीडे आर्गुमेंट्स होते हैं कंप्लीटली दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा इनके मॉडल में 6 कैटेगरीज थी जो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, और इनका जो मॉडल था वो फील्ड इंडिपेंडेंट था। तो ये 3-4 पॉइंट्स में अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लिया गया तो आपने बताना है कि वो एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, उन्होंने अपनी बुक यूजेस ऑफ आर्गुमेंट्स में कॉन्सेप्ट दिया था मॉडल ऑफ आर्गुमेंटेशन का। उनका मॉडल एवरीडे टॉक को एनालाइज करता है, और उनका मॉडल फील्ड इंडिपेंडेंट था, यानी उसमें लॉ, बिजनेस, पॉलिटिक्स सब शामिल है। इसके अलावा उनके मॉडल में 6 कैटेगरीज थी। फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल है वो आपने याद रखना है, कैनेडियन फिलोसफर वॉल्टन का मॉडल था। उनके मॉडल का नाम था न्यू डायलैक्टिक। इसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है कि हमें किसी भी आर्गुमेंट को स्टडी करने से पहले डायलॉग की टाइप को समझना होगा, यानी जो हमारे पास डायलॉग है वो कोई नेगोशिएशन है या कोई इरिस्टिक डायलॉग है। नेगोशिएशन में इन्होंने कहा था कि नेगोशिएशन ऐसा डायलॉग होता है जिसमें दो लोग आपस में यानी अपने बाहमी मफाद को देखते हुए कोऑपरेट करके एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। और इरिस्टिक डायलॉग का मतलब होता है जहाँ पे वर्बल फाइट हो रही होती है, जितने भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं लोग वो आर्गुमेंट जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा वाल्टन ने ये सजेस्ट किया था कि जो है हमारे पास किसी भी आर्गुमेंट को जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना ज़रूरी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो फिलोसफर हैं वो हैं डच लिंग्विस्ट हैं, और उनका नाम है एमरन एंड रूप ग्रूटेंडर्स। इन दोनों लोगों का ये कॉन्सेप्ट था, और इन्होंने मॉडल डिवेलप किया था प्रैग्मा डायलैक्टिक। प्रैग्मा डायलैक्टिक में किस चीज़ को बेसिकली स्टडी किया जाता है, इन्होंने कंबाइन किया था स्टडी ऑफ स्पीच एक्ट को और विद इनसाइड फ्रॉम नॉर्मेटिव डायलैक्ट। इनके मॉडल्स में ना 3 जो स्टेट्स हैं ये आपने याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि एमरन और ग्रूट टेनर्स के मॉडल में बयान की गई थी। सबसे पहले है फिलोसॉफिकल स्टेट। फिलोसॉफिकल स्टेट में जो हमारे पास आर्गुमेंट है उसकी रीजनेबलनेस को स्टडी किया जाता है, उसको क्लेरिफाई किया जाता है, और ये जो स्टेट है ये बाकी तमाम स्टेट की फाउंडेशन है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है थ्योरेटिकल स्टेट। थ्योरेटिकल जो स्टेट है इसमें जो थ्योरीज होती हैं और जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। एंड in the case of pragma dialect, the theory regard each argumentation as a critical discussion between parties who try to resolve a difference of opinion by testing the acceptability of the standpoints concerned। यानी इसमें एक क्रिटिकल डिस्कशन होती है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जो थ्योरीज इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल स्टेट। एनालिटिकल स्टेट में आर्गुमेंट्स में कुछ एडिशन की जाती है, कुछ डिलीशन की जाती है और कुछ सब्स्टिट्यूशन की जाती है, और परमिटेशन। अच्छा, एडिशन किस तरह से, यानी कुछ जो मीनिंग होते हैं आर्गुमेंट्स में वो अनक्लियर होते हैं, हिडन होते हैं, मेटाफर्स का यूज़ किया जाता है तो उनको एक्सप्लेन कर दी जाता है, उनको इजी वर्ड से जो है वो बदल दिया जाता है। और डिलीशन कैसे की जाती है, जैसे ग्रीटिंग्स वगैरह को डिलीट कर दी जाता है और फिर उस आर्गुमेंट्स को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है एम्पेरिकल स्टेट। एम्पेरिकल स्टेट में आर्गुमेंट को एनालाइज किया जाता है और इसमें यह देखा जाता है कि लोग किस तरह से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह से वो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल स्टेट में जो आर्गुमेंट्स को एनालाइज किया जाता है इसको यानी पब्लिश कर दी जाता है, या लोगों में इसको इन आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है कि उनकी जो डेली आर्गुमेंटेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए। फिर यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मैन्यूवरिंग, और इसका मतलब है कि आपकी जो टॉक है
वो बैलेंस होनी चाहिए, यानी रीजनेबलनेस भी उसमें होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टूल्स फॉर क्रिटिकल रिसर्च। जो डिफरेंट आर्गूमेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले कैन पॉइंटर के मुताबिक जो पॉलिटिकल आर्गूमेंटेशन होती है उसको एनालाइज करने के लिए प्रैग्मेटिक आर्गूमेंट जो है वो एक टूल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम पॉइंट आउट करते हैं, यानी उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। लेकिन मोस्टली जो कैन पॉइंटर का फोकस था वो सिर्फ पॉजिटिव वर्जन ऑफ प्रैग्मेटिक आर्गुमेंट्स पे था। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि एरिस्टोटल ने जो टोपाई का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो डिफरेंट टोपाई भी एज अ टूल यूज हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट जो भी होगा ना, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक टोपाई होते हैं, जैसे टॉपर्स ऑफ थ्रेट, टॉपर्स ऑफ अमेनमेंट ऑफ डेंजर। तो यानी जो भी जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, बाज़ औक़ात अगर आप कोई पॉलिटिकल स्पीच सुन रहे हैं तो उसमें होगा कि अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान आगे जाके ये होगा वो होगा, मैंने थ्रेट का जिक्र हो रहा होता है। इस तरह से डेंजर के हवाले से भी इसी तरह से लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से टॉपर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी किसी इवेंट को रेफरेंस दिया जाता है पास्ट का या फ्यूचर से, उसको रिलेट किया जाता है। इस तरह से किसी चीज़ की इकोनॉमिक यूज़फुलनेस के बारे में बताया जाता है। और टॉपर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो ये वाला वैसे जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकता है। टॉपर्स की ये सारी जो है ना टाइप्स, ये आपने याद रखनी है। फिगर्स ऑफ स्पीच एंड द वर्बल प्रेजेंटेशन ऑफ आर्गुमेंट्स। From Aristotle onward, metaphor has received most attention as rhetorical figure. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि एरिस्टोटल के वर्क के बाद जो है मेटाफर ने अटेंशन गेन की, और उसके बाद भी जो डिफरेंट थ्योरीज आई तो उनमें भी मेटाफर को अहमियत दी गई। एज अ कन्वेंशनल मेटाफर शेप आवर व्यू ऑफ रियलिटी एंड क्रिएटिव मेटाफर कैन इवन चेंज आवर व्यू ऑफ रियलिटी। मतलब अगर उसे एक कन्वेंशनल मेटाफर के तौर पे देखा जाए तो वो हमारी जो एक वर्ल्ड व्यू होता है, हमारी रियलिटी को देखने का एक जो व्यू होता है उसको चेंज करता है और शेप करता है। और जो क्रिएटिव मेटाफर के तौर पे अगर इसको देखा जाए तो हमारा वो कम्प्लीटली जो वर्ल्ड व्यू है उसको चेंज भी कर सकता है। तो इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। फिर यहाँ पे टाइटेका के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया गया है। उन्होंने कुछ ट्रेडिशनल फिगर्स ऑफ स्पीच बताई थी, जिस तरह से मेटोनमी है, हाइपरबोल है, आयरनी है और रेटरिकल क्वेश्चन होते हैं। रेटरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जिनके आंसर देने ज़रूरी नहीं होते हैं, तो ये सब भी हम यूज़ करते हैं एज अ टूल। रेटिकल फिगर कैन जनरली बी सीन एज अ टेक्निक ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेवरिंग वर्बल प्रेजेंटेशन। The use of figure of speech in political discourse is described in many contribution within critical discourse studies। इसको आपने रीड कर लेना, ये उन्होंने उसी चीज़ जो प्रीवियस हमने थ्योरीज पढ़ी है ना उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जिस तरह से न्यूज़पेपर में या पॉलिटिकल स्पीचेस में ना जो लैंग्वेज होती है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बाकायदा डिज़ाइन की जाती है। और ओल्ड जो ट्रैक्टमी थी ट्रोपोस की, वो अब चेंज हो चुकी है और उसमें लिंग्विस्टिक यूनिट्स हैं, कुछ लिंग्विस्टिक यूनिट्स पे बेस्ड है, जैसे फोनीम्स, मॉर्फीम्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस वगैरह। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।